तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपने नए टॉपिक से जिसका नाम है कोलिनर्जी ड्रग्स। कोलिनर्जी ड्रग्स मेनली दो टाइप में क्लासिफाई होते हैं, एक डायरेक्टली एक्टिंग और एक इनडायरेक्टली एक्टिंग। अब इन दोनों का मतलब क्या है कि डायरेक्टली एक्टिंग क्या होते हैं और इनडायरेक्टली एक्टिंग क्या होते हैं। तो देखो, कोलिनर्जिक ड्रग्स का मतलब क्या होता है, ये पैरासिम्पैथेटिक के क्लास में आते हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक के जो रिसेप्टर्स होते हैं, अगर ये ड्रग्स सीधे जाकर रिसेप्टर को स्टिमुलेट करने हैं, सीधा जाकर रिसेप्टर को ही स्टिमुलेट कर दे रहे हैं, तो ये होते हैं डायरेक्टली एक्टिंग। और अगर इस रिसेप्टर को स्टिमुलेट नहीं कर रहे हैं, किसी दूसरे इनडायरेक्ट वे से एक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट्स आ रहे हैं बॉडी पे, तो उसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्टली एक्टिंग। इनडायरेक्टली एक्टिंग मेनली होते हैं एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज एंजाइम के इनहिबिटर्स। अब हम लोग आगे देखते हैं कैसे। तो देखो, ये मान लो एक नॉर्मल न्यूरॉन का एक टीलोमेयर एंड है, ये हमारा प्री साइनेप्टिक नॉब है, ये हमारा पोस्ट साइनेप्टिक नॉब है और ये हमारे बीच में साइनेप्स है। तो एसिटाइल कोलिन आता है यहाँ पे साइकिल में, यहाँ निकलता है और फिर ये अपने निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है जो यहाँ पे तुम्हारे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे लगे हुए हैं। तो जो डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स हैं, फर्स्ट नंबर, ये डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स एसिटाइल कोलिन से कोई मतलब नहीं रखेंगे, ये इससे छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करेंगे। ये सीधा आएंगे, बॉडी में आएंगे और रिसेप्टर पे एक्ट करेंगे। ये रिसेप्टर है एनएन निकोटिनिक न्यूरॉन वाला, और ये एनएन रिसेप्टर है, सीधा आकर रिसेप्टर पे एक्ट करेंगे। और क्योंकि एसिटाइल कोलिन इन रिसेप्टर पर ही एक्ट करके अपने अपने काम करता है, तो ये रिसेप्टर पर एक्ट करेंगे और फिर पैरासिम्पैथेटिक एफर्ट्स लाएंगे बॉडी में। अब देखो, जो नॉर्मली फिजियोलॉजी हम लोग की बॉडी में होती है वो किस तरीके से काम करती है कि जब एसिटाइलकोलिन यहाँ न्यूरॉन से बाहर निकला तो ये इन दोनों को स्टिमुलेट करेगा, तो पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट्स आएंगे। लेकिन अगर एसिटाइलकोलिन यहाँ से गया नहीं, अगर इन दोनों के बीच में रहा, तो ये लगातार इनको स्टिमुलेट करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, जिससे पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट्स आते रहेंगे आते रहेंगे। जैसे मान लो कि तुम्हें डायरिया होगा, बार बार मियोसिस होगी, तो एक तरीके के इफेक्ट्स आएंगे, तो ये बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं हो जाएगा, मतलब ओवरराइड नहीं कर जाएगा सिंपैथेटिक सिस्टम को। तो ये ओवरराइडिंग को रोकने के लिए बॉडी में एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग कहते हैं एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज। ईस्टरेज मतलब ही समझ में आ रहा है, तोड़ने वाला। तो ये ACH ईस्टरेज जो है ये ACH को तोड़ देगा, मेटाबोलाइज कर देगा, जिससे ये ACH यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और थोड़ी ही देर बाद ये जो पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट्स आ रहे थे ये बंद हो जाएंगे। जो इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये इस एंजाइम को जाके इनहिबिट कर देते हैं। जब तुम एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट कर दोगे तो ये जो ACH है ये टूटेगा नहीं। जब ACH टूटेगा नहीं तो ये लंबे समय तक साइनेप्स में रहेगा, और अगर ये लंबे समय तक साइनेप्स में रहा तो ये लगातार रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा, जिससे पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट्स आते रहेंगे आते रहेंगे। तो ये होते हैं इनडायरेक्टली एक्टिंग। डायरेक्टली सीधे रिसेप्टर पे आ जाओ। इनडायरेक्टली कि ACH को जो डिस्ट्रॉय कर रहा था उस एंजाइम को ही इनहिबिट कर दो जिससे ACH बना रहे, और ACH बना रहेगा तो उसके इफेक्ट्स आते रहेंगे। ठीक, तो अब हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स है। डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स के नाम याद करने का एक निमोनिक समझ लो, ऐसी ट्रिक समझ लो कि कोलिनर्जी का मेन हम लोग का जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या होता है, एसिटाइलकोलिन। तो डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स में हर नाम में एसिटाइलकोलिन, कोल, कोल, ऐसे ऐसे नाम आएंगे, तो तुम्हें समझ जाओगे इस नाम से पढ़कर ही कि ये डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स में है। जैसे पहला ड्रग्स है पिलोकार्पिन, पिलोकार्पिन एसिटाइलकोलिन, इन इन इसमें इन मिल रहा है। दूसरा ड्रग है बिथेनिकॉल, कॉल आ रहा है इसमें, एसिटाइलकोलिन का कॉल। फिर है मिथाकोलिन, इसमें भी कॉल आ रहा है। फिर है कार्बाकॉल, इसमें भी कॉल आ रहा है। तो तीन में तो कॉल, कॉल और कॉल, इन तीनों कॉल से तुम समझ जाओगे कि एसिटाइल कोलिन, कोल कोल कोल, तो इससे समझ जाओगे कि डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स हैं। और एक तुम्हें खाली ऐसे याद रखना है, पिलोकार्पिन, ये भी डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग है। डायरेक्टली एक्टिंग इसका मतलब ये चारों सीधा आके डायरेक्टली रिसेप्टर्स पे एक्ट करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि इनके कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस क्या होते हैं। तो इनको याद करने का निमोनिक है, या फिर एक ट्रिक समझ लो कि ये पी से शुरू होता है तो ये प्यूपिल पे ऐड करेगा। अब बताओ, ये पी से शुरू होता है, प्यूपिल पे ऐड करेगा, प्यूपिल में कौन सा इफेक्ट लाएगा, पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट क्या होता है प्यूपिल में, ऑब्वियसली मियोसिस होता है, तो मियोसिस होगा। और क्योंकि ये मियोसिस करा रहा है इसीलिए इसको हम लोग एंगर क्लोजर ग्लाकोमा में दे सकते हैं। अब एंगर क्लोजर ग्लाकोमा क्या होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग ग्लाकोमा के लेक्चर पे आएंगे कि ग्लाकोमा का ट्रीटमेंट क्या होता है, तब हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें ऐसे ड्रग्स क्यों दे सकते हैं। ठीक है, अगला ड्रग है बिथेनिकॉल। बिथेनिकॉल किससे शुरू हो रहा है, बी से। बी फॉर क्या होता है, ब्लैडर, तो ये ब्लैडर पे ऐड करेगा। ब्लैडर पे पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट क्या होता है कि ब्लैडर के आउटफ्लो को इंक्रीज़ कर दो। ब्लैडर के आउटफ्लो को इंक्रीज़ कैसे करोगे, ब्लैडर को रिलैक्स कर दो, और जो, हाँ, ब्लैडर को रिलैक्स कर दो, और जो उसके, नहीं, ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कर दो,
और जो उसके जो वो होते हैं स्फिंक्टर होते हैं उनको रिलैक्स कर दो, ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करो ताकि यूरिन बाहर पुश हो, और उसके जो स्फिंक्टर्स होते हैं आउटर और ईयर स्फिंक्टर्स उनको रिलैक्स कर दो, तो इससे तुम्हारा आउटफ्लो बढ़ जाएगा। ये कब देते हैं, ये मतलब ये ड्रग कब देते हैं, ये देते हैं ए टोनिक ब्लैडर में। ए टोनिक ब्लैडर मतलब कि ब्लैडर की टोन चली गई है, मतलब नॉर्मली ब्लैडर काम ही नहीं कर रहा है, टोन ही चली गई है, मतलब यूरिन इकट्ठा होता जा रहा है होता जा रहा है, ब्लैडर अपने आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तो ये ड्रग देते हैं जिससे ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है और यूरिन का आउटफ्लो बढ़ जाता है। अब ब्लैडर प्यूपिल इन सब में कौन से रिसेप्टर्स होते हैं पैरासिम्पैथेटिक के, M3 होते हैं, मैंने बताया था ना, M2 M1 M2 M3। खाओ पियो दिल लगाओ बाकी काम बाद में, M1 खाओ पियो, M2 दिल लगाओ, M3 बाकी काम बाद में, ये सारे बाकी काम आ रहे हैं। ठीक, अगला है मिथाकोलिन। मिथाकोलिन किससे शुरू होता है, M से शुरू होता है, तो M से क्या है, मायोकार्डियम। मायोकार्डियम में जब ये आएगा, ठीक, तो फिर ये कौन सा इफेक्ट कराएगा, पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट क्या होता है मायोकार्डियम में, हार्ट रेट को डिक्रीज करना, ब्रेडिकार्डिया कराना, तो ये कब देंगे, टैकीकार्डिया में देंगे। बिल्कुल लॉजिकल है ये कि M से मिथाकोलिन, मिथाकोलिन M से मायोकार्डिया में देते हैं, और क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट करा रहा है तो इसको कब देंगे, टैकीकार्डिया में देंगे। ये क्या कराएगा, ब्रेडिकार्डिया कराएगा। ठीक, और इसका रिसेप्टर कौन सा होता है, मायोकार्डियम मतलब हार्ट, हार्ट में होता है M2। ठीक, अब लास्ट जगह हमारा कार्बाकोल। कार्बाकोल मतलब सी से मतलब कॉमन एक्शन। कॉमन एक्शन इसका मतलब ये कि इसका निकोटिनिक एक्शन भी होता है और इसका मस्करिनिक एक्शन भी होता है। इसका मतलब ये जो 3 ड्रग्स ऊपर के थे ये अब तक सिर्फ और सिर्फ मस्करिनिक रिसेप्टर्स पर ही ऐड कर रहे थे, ये निकोटिनिक रिसेप्टर पर ऐड नहीं करते थे। लेकिन ये जो हमारे एन वाले रिसेप्टर्स होते हैं, एन या एम वाले जो निकोटिनिक होते हैं और जो मस्करिनिक होते हैं M1 M2 M3, ये उन सब पे ऐड करेगा। इसका कॉमन फंक्शन है कार्बाकोल का। ठीक, तो ये हो गए हमारे डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स। अब कोलिनर्जिक में मैं साथ ही साथ अगर इंपॉर्टेंट बताता चलूँ तो कोलिनर्जिक में जो मेन इंपॉर्टेंट क्लास है जो आपको जिसमें ड्रग्स के नाम याद रखने हैं वो है इनडायरेक्टली एक्टिंग। इसमें आएंगे ज़्यादातर इंपॉर्टेंट ड्रग्स, फाइजोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन, एट्रोपिन, ये सब आएगा इसमें। तो डायरेक्टली एक्टिंग में तुमको खाली मोटा मोटा तुम मतलब पूरा एग्जैक्ट नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर MCQ आएगा तो कोल 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 देख के तुम बना लोगे, और बाकी मैंने ट्रिक तो बताई दी, P फॉर प्यूपिल, B फॉर ब्लैडर, M फॉर मायोकार्डियम, और 4 ही ड्रग्स हैं तो मतलब देख लो, इसमें से कम 2-3 याद कर लेना और क्या। ठीक, अब आते हैं इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स पे। तो जो इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज के इनहिबिटर्स होते हैं। अब ये भी 2 टाइप में आगे क्लासीफाई होते हैं, एक रिवर्सिबल एक इरिवर्सिबल। इसका मतलब ये रिवर्सिबली इनहिबिट कर रहा है, ये इरिवर्सिबली इनहिबिट कर रहा है। रिवर्सिबल इनहिबिट मतलब कि ये कि थोड़े समय के लिए इनहिबिट करेगा लेकिन बाद में फिर ये एंजाइम का इनहिबिशन छोड़ देगा, मतलब एंजाइम नॉर्मली फंक्शन करने लगेगा। लेकिन इरिवर्सिबल इनहिबिशन मतलब एक बार इनहिबिशन कर दिया तो परमानेंट उस एंजाइम का इनहिबिशन हो गया, अब तुम्हें नया एंजाइम ही बनाना पड़ेगा, अब वो एंजाइम दोबारा काम नहीं कर सकता, ये होता है इरिवर्सिबल इनहिबिशन। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं रिवर्सिबल इनहिबिशन। रिवर्सिबल इनहिबिशन में भी 2 टाइप के ड्रग्स होते हैं, एक लिपिड सोल्यूबल, एक वाटर सोल्यूबल। लिपिड सोल्यूबल में सबसे फेमस ड्रग हमारा आता है फाइजोस्टिगमिन, और वाटर सोल्यूबल्स का मतलब नियोस्टिगमिन। तो देखो लिपिड सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है वो तुम्हें नाम से समझ में आ रहा होगा, लिपिड सोल्यूबल वाला है। क्यों, क्योंकि ये लिपिड में सोल्यूबल है तो ये लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। तो इसको तुम ऐसे याद कर सकते हो कि N फॉर नियोस्टिगमिन, N फॉर नॉट, मतलब ये नियोस्टिगमिन जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब वैसे इंपॉर्टेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये लिपिड सोल्यूबल नहीं है, नियोस्टिगमिन नहीं है लिपिड सोल्यूबल। ठीक, ये वाटर सोल्यूबल हो गया। अब देखो नियोस्टिगमिन N से शुरू है, N से होता है नाइट्रोजन, तो इसमें नाइट्रोजन में ज़्यादा बॉन्ड बना दो, मतलब 4 बॉन्ड बना दो, इसका मतलब यहाँ एक आयन है जिस पे प्लस चार्ज है। फाइजोस्टिगमिन N से शुरू नहीं होता है तो इसमें नाइट्रोजन में नॉर्मली 3 बॉन्ड होंगे, ये इनका स्ट्रक्चर होता है, मतलब इन दोनों में नाइट्रोजन होता है और इसमें 3 बॉन्ड बनाता है, इसमें 4 बॉन्ड बनाता है। टर्शरी मीन, क्वाटरनरी मीन, 11th में पढ़ा होगा। तो अब जैसा मैंने पहले बताया कि क्योंकि ये लिपिड सोल्यूबल है तो ये सारे लिपिड मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर जाएगा। फॉर एग्जांपल जीआईटी मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं करेगा, आई की मेम्ब्रेन जो होती है ऑकुलर मेम्ब्रेन, इसको क्रॉस कर जाएगा, नहीं करेगा, और इसलिए इसको ग्लाकोमा में यूज़ करेंगे क्योंकि आई की मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा। ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करेगा, नहीं करेगा। ठीक, ये होगा इसके जनरल फंक्शंस। अब आगे इसके स्पेसिफिक फंक्शन भी देखते हैं, लेकिन इससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है कोलिनर्जिक सिस्टम में जिसको बिना पढ़े हम आगे नहीं जा सकते, इसका नाम है एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या करता है, जब एट्रोपिन जो होता है वो एंटी मस्करनिक होता है, ये चीज़ रट लो, मतलब इसे याद कर लो, एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि एंटी मस्करनिक इसका मतलब क्या, M1 को ब्लॉक, M2 को ब्लॉक, M3 को ब्लॉक, बाकी मैंने लिखा नहीं आगे, M4 M5 जितने भी मस्करनिक रिसेप्टर्स होते हैं उन सबको ये ब्लॉक करता है
एट्रोपिन मस्करिनिक का एंटी होता है, मतलब उन सबको ब्लॉक करता है। अब देखो कोलिनर्जिक में हमने पढ़ा था ना कि दो टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, निकोटिनिक, मस्करिनिक। तो निकोटिनिक को तो एट्रोपिन छोड़ देता है, मस्करिनिक में इस पूरे को ये ब्लॉक कर देता है, M1 M2 M3 M4 M5 इन सबको ब्लॉक कर देता है। तो अब बताओ जब इन सबको ब्लॉक कर देगा तो ये सारे इफेक्ट्स जो हैं वो बंद नहीं हो जाएंगे? अगर तुम एट्रोपिन दोगे, एचसीएल जो डिक्रीज हो जाएगा, हार्ट रेट जो है बढ़ जाएगा, ये जो डायरिया है कॉन्स्टिपेशन में बदल जाएगा, आउटफ्लो जो है कम हो जाएगा, यहाँ में ड्रियासिस हो जाएगी, इसका सिक्रेशन तुम्हारा घट जाएगा, और यहाँ पे जो ब्रोंकस कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा था ये डायलेट हो जाएगा। मतलब ये सारे इफेक्ट्स एक तरीके से उल्टे हो जाएंगे बस एक ड्रग देने पे एट्रोपिन। कितना मेजर ड्रग है, तुम इसे देख सकते हो कहाँ कहाँ ये इफेक्ट ला रहा है, स्टमक से लेके हार्ट से लेके ब्लैडर, प्यूपिल, ब्रोंकस, हर जगह इफेक्ट ला रहा है। ठीक, और क्योंकि एट्रोपिन ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर सकता है तो इसीलिए इसकी पॉइजनिंग भी हो सकती है। और इसके पॉइजनिंग हम लोग कौन सा ड्रग देते हैं? ऐसा ही ड्रग देंगे जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाए। तो कौन सा ड्रग देंगे इसकी पॉइजनिंग में? फाइजोस्टिगमिन देंगे इसकी पॉइजनिंग में। क्योंकि इसकी पॉइजनिंग में क्या होगा, मस्करिनिक ब्लॉक हो जाएंगे, फाइजोस्टिगमिन क्या करेगा, मस्करिनिक को एक्टिवेट करेगा क्योंकि ये कोलिनर्जिक ड्रग है। ठीक, तो वही दे देंगे इसमें, क्योंकि ये बीबीबी को क्रॉस करता है और ये भी क्रॉस करता है तो इसलिए भी इसको देंगे और नियोस्टिगमिन को नहीं देंगे। तो एट्रोपिन पॉइजनिंग में जो ड्रग ऑफ चॉइस है, डीओसी मतलब ड्रग ऑफ चॉइस, जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो होते हैं फाइजोस्टिगमिन। ठीक, अब देखते हैं कुछ स्पेसिफिक इफेक्ट्स देते हैं अब हमारे फाइजोस्टिगमिन और नियोस्टिगमिन ड्रग्स के। तो देखो, अगर जैसे मान लो मोटा मोटा कि ये ब्रेन है, तो ब्रेन में एक एरिया होता है जिसको हम लोग कहते हैं बेसल न्यूक्लियस ऑफ मेनर्ड। ये एक स्पेसिफिक एरिया होता है ब्रेन में जिसको हम लोग कहते हैं बेसल न्यूक्लियस ऑफ मेनर्ड। इसमें क्या होता है, इसमें जो मेनली न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ होता है इस एरिया में वो होता है एसिटाइलकोलिन। यहाँ के न्यूरॉन्स के लिए जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है एसिटाइलकोलिन। अब मेनर्ड में एम आ रहा है, एम से हो गया तुम्हारा मेमोरी, तो एम से हो गया तुम्हारा मेमोरी। तो इसका मतलब ये क्या है कि अगर इस एरिया का डीजनरेशन हो गया या फिर ये एरिया अगर किसी तरीके से ख़राब हो गया तो तुम्हारा मेमोरी वाला जो पार्ट है ब्रेन का वो थोड़ा ख़राब होने लगेगा। तो क्या होता है कि 60 साल से ज़्यादा के एज में धीमे धीमे इस एरिया का डीजनरेशन होता है या फिर डैमेज होता है, यहाँ के न्यूरॉन्स का डैमेज होता है। उसकी वजह से क्या होता है, सेनाइल डिमेंशिया होता है। सेनाइल डिमेंशिया को हम लोग और भी क्या कहते हैं, एल्जाइमर डिमेंशिया, एल्जाइमर्स। अल्जाइमर से समझ रहे हो क्या होता है, मेमोरी की दिक्कत होती है, कहीं रख के कुछ भूल गया, और मतलब अल्जाइमर मतलब मेमोरी वाली प्रॉब्लम। ठीक, ऐसे मोटा मोटा याद कर लो। तो बेसल न्यूक्लियस ऑफ मिनट में क्या होता था, एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन की डिफिशियंसी हुई ओल्ड एज में, या फिर कह दो कि इस एरिया का डीजनरेशन हो गया जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन इतना बन नहीं पाया। जब बन नहीं पाया तो फिर यहाँ पे इसकी डिफिशियंसी हुई और इसके कारण ये वाला न्यूक्लियस इफेक्ट हुआ और मेमोरी तुम्हारी इफेक्ट हुई। इसको हम लोग कहते हैं एल्जाइमर। अब तुम्हें क्या करना है मेनली, इसको ठीक करने के लिए तुम्हारा मेन एम क्या है कि एसीएच को बढ़ाओ, एसीएच को बढ़ाओ और वो भी ब्रेन में बढ़ाओ। ब्रेन में बढ़ाने के लिए तुम्हें एक ऐसा ड्रग देना होगा जो कोलिनर्जिक भी हो और बीबीबी को क्रॉस भी करे। तो कौन सा ड्रग है, ड्रग ऑफ चॉइस, एग्जैक्टली फाइजोस्टिगमिन। तो फाइजोस्टिगमिन को अगर तुम दोगे तो ये एसीएच के इस्टरेज का इनहिबिटर है जिससे एसीएच बढ़ जाएगा। अब इसमें एक छोटी सी दिक्कत आ रही है कि एसीएच बढ़ेगा तो, लेकिन ये ब्रेन में भी बढ़ेगा और ये ब्रेन के बाहर भी बढ़ेगा। मतलब अगर ये ब्रेन को क्रॉस कर जा रहा है उसके बैरियर को, तो उसका मतलब भी थोड़ा कि पूरा ब्रेन में ही जाएगा, ब्रेन के बाहर भी तो जाएगा। तो ब्रेन के अंदर आ रहा है वो तो हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है, ठीक, लेकिन ब्रेन के बाहर आ रहा है उससे तो प्रॉब्लम होगी। एचसीएल बढ़ जाएगा, M1 M2 से हार्ट रेट घट जाएगा, M3 से डायरिया होगा, यूरिनेशन होगा। तो इसीलिए हम लोग फाइजोस्टिगमिन को नॉर्मली नहीं यूज़ करते हैं। ठीक, देखो ब्रेन में यूज़ हो रहा है, ब्रेन में काम कर रहा है अच्छा, लेकिन ये इसके जो आउटसाइड वाले इफेक्ट्स हैं ये थोड़े खतरनाक हो जा रहे हैं। इसीलिए देखो यूज़ कर सकते हो तुम, ऐसा नहीं है, इमरजेंसी में फाइजोस्टिगमिन यूज़ कर सकते हो, पर नॉर्मली हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम लोग एक ऐसा ड्रग देना चाहेंगे जो लिपिड सेल्यूबल तो हो फाइजोस्टिगमिन की तरह, लेकिन उसके साथ साथ वो प्रिफर भी ब्रेन में जाना ही करे, उसके पेरिफेरल इफेक्ट्स बहुत कम आए, वो ब्रेन में जाना ही प्रेफर करें मेनली। तो ऐसे ड्रग्स ज़्यादा अभी बने नहीं हैं, लेकिन ऐसे कुछ ड्रग्स हैं जिसका नाम है टैक्रिन करके। टैक्रिन जो है ये भी एक ACH एस्टरेज का ब्लॉकर है, लिपिड सल्यूबल है और ये मोर देन 99% लगभग ब्रेन में ही जाता है। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है अल्जाइमर के लिए। लेकिन क्योंकि इसकी भी प्रॉब्लम थी, ये शॉर्ट एक्टिंग था, इसको दिन में 4 बार देना पड़ता था, और इसकी एक दूसरा साइड इफेक्ट था हेपेटोटॉक्सिसिटी, मतलब ये लिवर के लिए टॉक्सिक था। तो इसीलिए इसको भी हम लोग इतना देना बंद कर दिए, क्योंकि शॉर्ट एक्टिंग भी था, दिन में 4 बार कौन देगा दवाई। एक तो खुद ही पेशेंट को अल्जाइमर की दिक्कत है, दिक्कत ही जिसकी, तो उसी में और कह रहे देखो अल्जाइमर की दिक्कत उसको खुद ही है, अब तुम उसको कह रहे हो दिन में 4 बार दवाई लो, दवाई लेना नहीं भूल जाएगा वो।
तो फिर इसके लिए एक नए ड्रग्स आए जो अब ड्रग चॉइस हैं वो है 3, डोनेपेजिल, रिवास्टिगमिन और गैलेंटामाइन। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग जो मुझे लगता है और तुमको याद भी करना चाहिए और याद हो भी जाएगा वो है रिवास्टिगमिन। ये याद क्यों हो जाएगा? क्योंकि स्टिगमिन दोनों मिल रहा है। तो तुम्हें ऐसे याद करना है, फाइजोस्टिगमिन नहीं देते हैं, रिवास्टिगमिन देते हैं। ठीक है, स्टिगमिन। देखो स्टिगमिन नाम से 4 ड्रग आएंगे कोलिनर्जी में, 4 ड्रग आएंगे और वो चारों इन्हीं दोनों में आएंगे। इसमें 2 आएंगे, इसमें 2 आएंगे। तो तुमको याद करना है किसके साथ क्या आएगा। फाइजोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन, रिवास्टिगमिन और पायरिडोस्टिगमिन। अब पायरिडोस्टिगमिन भी पी से शुरू होता है, तो तुम ऐसे याद कर लो कि पी और पी वाले एक साथ नहीं आएंगे। ठीक, फाइजोस्टिगमिन इधर, पायरिडोस्टिगमिन इधर, नियोस्टिगमिन इधर और रिवास्टिगमिन इधर। तो रिवास्टिगमिन में तुम्हारा लिपिड सोल्यूबल है, तो हम लोग यहाँ पे देंगे ड्रग ऑफ चॉइस रिवास्टिगमिन। ठीक, एक और इसमें ड्रग हम लोग देख सकते हैं, इसका नाम है मेमेंटीन। मेमेंटीन क्या होता है? NMDA रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे जब अल्जाइमर को और डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके लिए एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी हम लोग देख सकते हैं जिसका नाम है एडुकैनोमैब। एडुकैनोमैब, कोई भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है उसके नाम के आगे MAB लगता है, तो इसे तुम पहचान जाओगे कि ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। ठीक, और इसे अल्जाइमर में देते हैं और ये इंजेक्टेबल होता है। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं वाटर सोल्यूबल ड्रग्स। लिपिड सोल्यूबल की हमने मेन एफर्ट्स तो पढ़नी है। फाइजोस्टिगमिन ड्रग ऑफ चॉइस कहाँ था ड्रग ऑफ चॉइस? अल्जाइमर में नहीं। फाइजोस्टिगमिन ड्रग ऑफ चॉइस कहाँ था? एट्रोपिन पॉइजनिंग में। एट्रोपिन में फाइजोस्टिगमिन ही देते हैं हम लोग मेनली। ठीक, क्योंकि वो सारी मस्कुलरिन को ब्लॉक कर देता है। अब आते हैं वाटर सोल्यूबल ड्रग्स पे। तो वाटर सोल्यूबल में तुमको नियोस्टिगमिन याद करना है, साथ में पायरिडोस्टिगमिन याद करना है, और एक और ड्रग है जो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर एक बार देख लो क्योंकि ये बहुत शॉर्ट एक्टिंग होता है, तो इसको टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, एड्रोफोनियम। अब कैसे टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं ये हम लोग अभी आगे चल के देखेंगे। तो देखो ये सारे होते हैं वाटर सोल्यूबल। इनको हम लोग दे सकते हैं ओरल नहीं दे सकते। ग्लोकोमा में दे सकते हो? नहीं। एट्रोपिन पॉइजनिंग में दे सकते हो? नहीं। अल्जाइमर में दे सकते हो? नहीं, क्योंकि ये BBB को क्रॉस नहीं करती, इसलिए इसको नहीं दे सकते हैं। अब देखो इसके 2 यूज़ होते हैं मेनली वाटर सोल्यूबल ड्रग्स के, निकोटिनिक यूज़ होते हैं और मस्करिनिक यूज़ होते हैं। तो मस्करिनिक यूज़ से तुम देखो समझ ही जाओगे, कोई भी तुम ड्रग दोगे तो उसके मस्करिनिक यूज़ तो होंगे, M1 M2 M3 पे, वही पेट पे जो इफेक्ट लाएगा, प्यूपिल पे लाएगा, वो तो तुम समझ जाओगे मोटा मोटा। निकोटिनिक यूज़ क्या होते हैं? अब तक हमने ये नहीं पढ़ा है कि निकोटिनिक यूज़ क्या होते हैं एक्चुअली। तो निकोटिनिक यूज़ मेनली वाटर सोल्यूबल ड्रग्स के ही होते हैं और इसका सबसे प्राइमरी यूज़ है, सबसे फेमस एग्जांपल है माइस्थीमिया ग्रेविस, जो तुमने 11th-12th में पढ़ा होगा, हमारी ऑटो इम्यून कंडीशन। इसमें क्या होता है, हमने पहले पढ़ा था 11th में कि माइस्थीमिया ग्रेविस में क्या होता है, एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो इसमें एंटीबॉडीज़ बनेंगी। किसके अगेंस्ट बनती हैं? ACH रिसेप्टर्स के अगेंस्ट। तो अगर रिसेप्टर के अगेंस्ट ही बन गई एंटीबॉडी तो ये रिसेप्टर को ही तबाह कर देंगी। जब रिसेप्टर को ही तबाह कर देंगी तो ACH होने ना होने से इतना कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं ना। ACH नहीं रहे, मतलब ACH रह के भी क्या कर लेगा जब उसके रिसेप्टर ही डिस्ट्रॉय हो गए। तो इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज अगेंस्ट NM रिसेप्टर, जो न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर्स होते हैं ACH के मेनली, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है। ACH रह के भी कुछ नहीं कर पाएगा। जब रह के कुछ नहीं कर पाएगा तो जैसे NM क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, ये न्यूरॉन है, ऐसे ऐसे आ रहा है न्यूरॉन और ये तुम्हारा मसल है मान लो, तो यहीं पे बनता है तुम्हारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो अगर यहाँ पे ACH रह के कुछ नहीं कर पा रहा है तो मतलब ये मसल स्टिमुलेट नहीं होगी। जब ये मसल स्टिमुलेट नहीं हो रही तो मसल में वीकनेस आ जाएगी, क्योंकि तुम मसल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, एक तरीके से पैरालिसिस हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं मसल वीकनेस। और मेनली ये कौन सी मसल में ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है? लिवेटर पाल्पेब्रा सुपीरियोरिस। ये कहाँ होता है? आईब्रो वाली मसल, याद कर लो, आंखों के ऊपर जो होती है, जो हमारे आईलिड को ऊपर उठाती है, जिसको हम लोग शॉर्ट में LPS कहते हैं। और क्योंकि ये अगर वीकनेस हो गई इसमें तो टॉसिस हो जाएगा। टॉसिस मतलब ड्रोपिंग ऑफ आईलिड, मतलब आईलिड नीचे गिर जाएगी, तुम्हारी एक आंख बंद हो जाएगी, खुल नहीं पाएगी अच्छे से। ठीक, तो इसके मेन यूज़ है निकोटिनिक में, एक माइस्थीमिया ग्रेविस में, एक कोलिनर्जिक क्राइसिस में। अब देखो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ही उल्टे हैं। एक में कम हो रहा है, मतलब एसिटाइलकोलिन कम होने की दिक्कत आ रही है, मतलब ACH कम नहीं हो रहा है पर दिक्कत यही आ रही है कि लग रहा है कि ACH कम हो गया है क्योंकि रिसेप्टर तबाह हो गए हैं ना। दूसरे में क्या हो रहा है, ACH बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है। अब इन दोनों ही केस में क्या होता है, मसल वीकनेस होती है। तुम्हें याद रख के चलना है कि चाहे ACH कम हो, ACH ज़्यादा हो, मसल वीकनेस दोनों में होगी। ठीक है, तो अब पता कैसे करेंगे कि जो मसल वीकनेस हो रही है वो ACH कम होने की वजह से हो रही है या फिर ACH ज़्यादा होने की वजह से हो रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें ACH कम नहीं हुआ है, लेकिन इसमें इफेक्ट्स ऐसे आ रहे हैं ACH कम वाले, इसलिए मैं इसको ACH कम वाले कैटेगरी में रख रहा हूँ ताकि हम लोग इसे ईजिली समझ सकें। इसमें मेनली एंटीबॉडीज बन रही है रिसेप्टर्स के अगेंस्ट। ठीक,
तो अब देखो, अगर तुम्हें पता लगाना है कि जैसे कोई पेशेंट आया तुम्हारे ओपीडी में और उसको सिर्फ मसल वीकनेस हो रही है। अब तुमको ये तो पता है कि कोई कोलिनर्जी की दिक्कत है, पर तुमको ये नहीं पता कि एसीएच कम है या फिर एसीएच ज़्यादा है। तो ये दोनों तो बिल्कुल अपोजिट है ना। अब तुम्हें लग रहा है कि एसीएच कम है और तुमने एसीएच बढ़ाने वाला ड्रग्स दे दिए तो सही है। लेकिन अगर असली में वो एसीएच ज़्यादा था, रियल में वो एसीएच ज़्यादा था और तुमने एसीएच बढ़ाने वाले ड्रग्स ही दे दिए, तब तो पेशेंट और वर्स कंडीशन में चला जाएगा। तो इसके लिए तुम क्या करना चाहोगे? ड्रग तो दोगे, पर बहुत ही शॉर्ट एक्टिंग ड्रग देना चाहोगे तुम। शॉर्ट एक्टिंग ड्रग से क्या होगा कि मान लो कि एसीएच, मान लो कि नॉर्मली पेशेंट में जब मसल वीकनेस से आया था कि एसीएच कम था। अब तुमने ऐसा ड्रग दिया, तुमको लगा कि एसीएच ज़्यादा है, पर तुमने ऐसा ड्रग दिया जिससे एसीएच कम हो। तो अब ये दोनों मिला के तो पेशेंट की कंडीशन वर्स हो जाएगी। लेकिन ये ड्रग इतनी शॉर्ट एक्टिंग थी कि 5 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर इसका इफेक्ट चला गया। तो बस 5-7 मिनट के लिए थोड़ा सा पेशेंट का कंडीशन और वर्स होगा, लेकिन उसके बाद फिर नॉर्मल कंडीशन हो जाएगी। नॉर्मल मतलब कि जो पहले मसल वीकनेस था वो हो जाएगा। तो तुमको इतना पता लग जाएगा कि तुमने गलत ड्रग दिया है। तो अब तुम सही वाली ड्रग दोगे और ऐसी ड्रग दोगे जो एसीएच के लेवल को बढ़ाए, और अब पेशेंट्स इससे ट्रीट हो जाएगा, समझे। और यहाँ पे हमारी काम आती है शॉर्ट एक्टिंग ड्रग जो है एड्रोफोनियम। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं एड्रोफोनियम। इसी काम के लिए हमने एड्रोफोनियम को रखा हुआ था, इसी काम के लिए कि फॉर एग्जांपल कि एड्रोफोनियम क्या करती है, एसीएच बढ़ाता है। एसीएच बढ़ाएगा तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो स्टिमुलेट होगा। तो अगर एसीएच बढ़ने से कंडीशन इंप्रूव हुई, इसका मतलब उसको माइसीमा ग्रेविस था, मतलब उसमें एसीएच कम था। अगर एसीएच बढ़ने से कंडीशन वर्स हो गई तो इसका मतलब उसको कोलिनर्जिक क्राइसिस था, क्योंकि एसीएच बढ़ गया और पहले से बढ़ा हुआ था तो उस कंडीशन की वर्स हो गई। ठीक, इसलिए ऐसे केस में हम लोग एड्रोफोनियम देते हैं टेस्टिंग करने के लिए कि उसको दिक्कत क्या है, एसीएच कम होने की या फिर एसीएच ज़्यादा होने की। ठीक, अब देखो ज़्यादा ये बचा है नहीं, इसे हम लोग खट से ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद एंटीकोलिनर्जिक्स पे आएंगे। तो देखो, अब हमने माइसीमा ग्रेविस के लिए मेनली कौन से 2 ड्रग पढ़े हैं। एक हमने पढ़ा है नियोस्टिगमिन और एक और ड्रग है पाइरिडोस्टिगमिन। नियो और पाइरिडो हमेशा साथ में आएंगे। ठीक, ये जो पाइरिडोस्टिगमिन है ये डायरेक्ट एनएम का एगोनिस्ट है। ठीक, अब जो नियोस्टिगमिन है, जब तुम नियोस्टिगमिन भी दोगे तो ये एसीएच का स्टेरस का इनहिबिटर है। ये इनहिबिटर तो एसीएच बढ़ेगा। अब एसीएच बढ़ेगा तो इसमें भी 2 दिक्कत आ रही है। एक तो ये दिक्कत आ रही है एसीएच बढ़ने से, मतलब दिक्कत एक ही आ रही है कि फ़ायदा तो हो रहा है कि निकोटिनिक यूज से इसका फ़ायदा हो रहा है, निकोटिनिक यूज से इसका फ़ायदा हो रहा है, माइसीमा ग्रेविस ट्रीट हो रहा है, लेकिन इसके मस्करेनिक इफेक्ट्स भी तो आएंगे। मस्करेनिक इफेक्ट्स को कैसे रोकोगे? एसिल बढ़ जाएगा, M2 हार्ट रेट घट जाएगा, M3 बाकी इफेक्ट्स आएंगे। तो हमने कौन सा ड्रग याद किया था जो सारे मस्करेनिक का ब्लॉकर हो, मस्करेनिक ब्लॉकर, एंटी मस्करेनिक, एट्रोपिन। यहाँ पे हमारा काम आता है एट्रोपिन, समझे। तो हम लोग मेनली कैसे देते हैं इसे माइसीमा ग्रेविस में, नियोस्टिगमिन प्लस एट्रोपिन, ताकि जो मस्करेनिक यूज हैं, मस्करेनिक इफेक्ट्स हैं वो इतना ना आए। ठीक, अब आगे इसका एक और जगह ड्रग ऑफ चॉइस पढ़ लेते हैं जो होता है कोबरा बाइट। कोबरा बाइट में इसका जो ट्रीटमेंट होता है कोबरा बाइट का, वो तो होता है एंटी वेनम, कि इसके वेनम के अगेंस्ट एंटी वेनम दे दो। लेकिन अगर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है, अगर तुम्हारे पास एंटी वेनम नहीं है तो क्या करोगे? तो देखो, कोबरा बाइट का जो टॉक्सिन होता है वो कैसा होता है? न्यूरोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक का मतलब वो न्यूरॉन जंक्शन पे जाके एक्ट करेगा। कौन सी न्यूरॉन जंक्शन पे? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे जाके एक्ट करेगा और उसको इनिबिट करेगा। जब उसको इनिबिट करेगा तो मसल वीकनेस होगी। मसल वीकनेस होगी तो तुम क्या दोगे? इनिबिट हो रहा है, एसीएच कम होने की वजह से मसल वीकनेस हो रही है, तो पहले तो नियोस्टिगमिन दोगे और मस्करेनिक इफेक्ट्स को हटाने के लिए एट्रोपिन दोगे। तो ये हो गया तुम्हारा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। जो मेन ट्रीटमेंट है वो तो हमेशा एंटी वेनम ही रहेगा, लेकिन ये तुम्हारा हो गया सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। ठीक, एक और फंक्शन होता है वाटर सोल्यूबल ड्रग्स का, रिवर्सल ऑफ एक्शन ऑफ मसल रिलैक्सेंट्स। अब देखो, मसल रिलैक्सेंट्स के एक्शन का रिवर्सल करने के लिए हम लोग ये देते हैं। तो पहले ये जानो कि मसल रिलैक्सेंट्स क्या होते हैं। तो देखो, मसल रिलैक्सेंट्स नाम से समझ में आ रहा है मसल को रिलैक्स कर देंगे। तो अब तुम बताओ, जब मसल ज़्यादा ही रिलैक्स हो गई तो एक तरीके से पैरालाइज वाली कंडीशन नहीं आ जाएगी, मसल वीक नहीं हो जाएगी। तो इसीलिए उसको फिर रिवर्स करने के लिए हम लोग देते हैं वाटर सोल्यूबल कोलिनर्जिक ड्रग्स। तो देखो, जो हमारे मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं वो भी मेनली 2 टाइप के होते हैं, एक डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट्स, एक नॉन डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट्स। तो अभी मैंने जैसे बताया कि मसल जो वीक होती है वो दोनों केस में होती है, एसीएच बढ़ने से भी और एसीएच घटने से भी, दोनों केस में मसल वीक होती है, हमेशा याद रखना। वैसे ही मसल रिलैक्स जो होती है वो दोनों केस में होती है। एक, अगर तुम मसल को बार बार डीपोलराइज करो, उसके न्यूरॉन को जो उस पर जाके ऐड कर रहे हैं बार बार डीपोलराइज करो, बार बार ऐसे स्टिमुलेट करो, वहाँ के न्यूरॉन को डीपोलराइज करो, तो मसल धीमे धीमे ऐड करना बंद कर देगी
और इसको हम लोग कहेंगे मसल रिलैक्स हो गई। या फिर उसको डीपोलराइज करो ही मत, नॉन डीपोलराइजिंग, डीपोलराइज करना ही छोड़ दो तो मसल बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट होगी नहीं, तो वो रिलैक्स हो गई। मतलब कि ओवर स्टिमुलेट करो या फिर उसको ब्लॉक कर दो, इन दोनों ही केस में मसल रिलैक्स होगी। तो अगर इसकी वजह से मसल रिलैक्स हो गई है और बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गई, तुमको इसके एक्शन को रिवर्स करना है डीपोलराइजिंग की वजह से, तो हम लोग देते हैं SCH, सक्सिनाइल कोलिन। ठीक। लेकिन अगर इसकी वजह से मसल रिलैक्स हुई है तो हम लोग देते हैं एट्राक्यूरियम, पाइपेक्यूरियम। एट्राक्यूरियम और पाइपेक्यूरोनियम ये दोनों हमारे होते हैं वाटर सोल्यूबल कोलिनर्जिक ड्रग्स। ये होते हैं लॉन्ग एक्टिंग और ये होता है शॉर्ट एक्टिंग। ठीक। तो सॉरी गलती से बोल दिया मैंने, ये कोलिनर्जिक ड्रग्स नहीं होते हैं, ये वो ड्रग्स हैं जो कराते हैं मसल को रिलैक्स, और ये वो ड्रग्स हैं जो मसल को कराते हैं रिलैक्स। मतलब ये हैं, ये हैं, ये डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट्स हैं और ये नॉन डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट्स हैं। तो अब इनके पूरे को एक्शन को रिवर्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ACH ईस्टरेज के इनिबिटर को देते हैं, जैसे न्यूस्टिमिन या फिर मतलब और साथ में एट्रोपिन। जब ये दोनों देंगे तो एट्रोपिन क्या करेगा, मस्कुलरिंग इफेक्ट्स को नहीं आने देगा, और न्यूस्टिमिन क्या करेगा, नॉर्मली निकोटिनिक इफेक्ट्स को लाएगा, जिससे तुम्हारे मसल मतलब ACH का अमाउंट बढ़ेगा, बार बार स्टिमुलेट होगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और फिर मसल रिलैक्स रिवर्स हो जाएगा। ठीक। तो हमने आज की वीडियो में क्या पढ़ा, एक बार फिर से देख लेते हैं, हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं फट से 1 मिनट के अंदर। हमने कोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़ना शुरू किया। इसके 2 टाइप होते हैं, एक डायरेक्टली एक्टिंग, एक इनडायरेक्टली एक्टिंग। डायरेक्टली एक्टिंग मतलब सीधा आकर रिसेप्टर पे ऐड करे। इनडायरेक्टली एक्टिंग इसका मतलब कि ACH को डिस्ट्रॉय करने वाला जो एंजाइम है उसी को इनिबिट कर दो। जब उसके डिस्ट्रॉयर को इनिबिट कर दोगे तो ACH बढ़ जाएगा, जिससे रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे, जिससे पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट आ जाएंगे। डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स में सारे नाम में कोल आ रहा है, P से प्यूपिल, B से ब्लैडर, M से मायोकार्डियम, C से कॉमन एक्शन मतलब निकोटिनिक और मस्कुलरिंग दोनों एक्शन आएंगे। ठीक। अब आगे देखते हैं इनडायरेक्टली एक्टिंग। इनडायरेक्टली एक्टिंग हम लोग मेनली हमें पढ़ना होता है, इसमें जो इंपॉर्टेंट होता है, इसके 2 टाइप होते हैं, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल के 2 टाइप होते हैं, लिपिड सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। रिवर्सिबल के हम लोग मेनली 2 टाइप होते हैं, लिपिड सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। लिपिड सोल्यूबल होता है फाइब्रोस्टिग्मिन, वाटर सोल्यूबल होता है न्यूस्टिग्मिन। क्योंकि लिपिड सोल्यूबल है, सारी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा, GIT, ऑक्यूलर, BBB ये किसी को क्रॉस नहीं कर पाएगा। क्योंकि सबको क्रॉस कर जा रहा है इसलिए हम लोग इसको अल्जाइमर में दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसके मस्कुलरिंग इफेक्ट्स भी आते हैं इसलिए हम लोग इसको अल्जाइमर में नहीं देंगे। तो अल्जाइमर में हम लोग एक और ड्रग देते थे मेमेंटिन नाम से। मेमेंटिन देने से वो क्या होता था, वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट एक्टिंग था और हिपैटोटॉक्सिसिटी कराता था। तो हम लोग ने फिर दूसरे ड्रग देना शुरू किए और सबसे फेमस ड्रग था उसका नाम रिवास्टिमिन। फाइजोस्टिमिन, रिवास्टिमिन। रिवास्टिमिन वहाँ देते हैं जहाँ फाइजोस्टिमिन ना दे सकें। ठीक। अल्जाइमर। फाइजोस्टिमिन कहाँ देते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस कहाँ होता है, एट्रोपिन पॉइजनिंग में। एट्रोपिन क्या करता है, पूरे मस्कुलरिंग को ब्लॉक कर देता है। तो जब वो पूरे मस्कुलरिंग सिस्टम को ब्लॉक ही कर देगा तो उसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, फाइजोस्टिमिन। ठीक। ये हमने मोटा मोटा पढ़ लिया। ठीक। ये सब पूरा हो गया, ये पूरा हो गया। अब आगे हम लोग देते हैं वाटर सोल्यूबल ड्रग्स पे। लिपिड सोल्यूबल है, हमने पूरा इसके बारे में पढ़ लिया। अब आते हैं वाटर सोल्यूबल पे। वाटर सोल्यूबल है न्यूस्टिग्मिन। न्यूस्टिग्मिन और एक और ड्रग है वाटर सोल्यूबल जो हमें याद करना है, पाइरिडोस्टिग्मिन। पाइरिडोस्टिग्मिन के साथ साथ एक और शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है जिसका नाम है एड्रोफोनियम। एड्रोफोनियम कब देते हैं, चेक करने के लिए देते हैं कि ACH कम है या फिर ACH बढ़ा हुआ है। ACH कम कब होगा, माइसीमिया ग्रेविस में, और कोलिनर्जिक क्राइसिस में ACH बढ़ा हुआ होगा। दोनों ही केस में मसल वीकनेस आएंगे। अब ये चेक करने के लिए कि मसल वीकनेस किस वजह से है, ये चेक करने के लिए तुम एक शॉर्ट एक्टिंग ड्रग दोगे। शॉर्ट एक्टिंग ड्रग तुम कौन सी दोगे, एड्रोफोनियम दोगे। एड्रोफोनियम से पता लग जाएगा। माइसीमिया ग्रेविस में जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो तो तुम्हारा न्यूस्टिग्मिन है। ठीक। कोलिनर्जिक क्राइसिस में तुम एंटी कोलिनर्जिक दोगे क्योंकि तुमको ACH कम करना है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक। ये हो गए इसके यूजेस हो गए। ठीक। अब अगर हम लोग कुछ और यूजेस की बात करें जो न्यूस्टिग्मिन का यूज़ है तो वो होता है कोबरा बाइट में। कोबरा बाइट में ड्रग ऑफ चॉइस हमारे क्या होती है, न्यूस्टिग्मिन प्लस एट्रोपिन। मतलब ड्रग ऑफ चॉइस नहीं होती है, ये तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। ड्रग ऑफ चॉइस तो इसका एंटीवेनम ही होगा हमेशा। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मतलब क्या कि तुम इसके सिम्टम्स का इलाज कर रहे हो। सिम्टम्स का इलाज कैसे कर रहे हो, इसको मसल वीकनेस हो रही है क्योंकि इसका जो पॉइजन है वो न्यूरोटॉक्सिक है जो NM पे ऐड कर रहा है। मसल वीकनेस को ट्रीट करने के लिए तुम क्या करोगे, इसे न्यूस्टिग्मिन दोगे, और न्यूस्टिग्मिन के कारण आने वाले जो मस्कुलरिंग इफेक्ट्स हमको हटाने के लिए तुम इसे एट्रोपिन दोगे। और वाटर सोल्यूबल के एक और इफेक्ट होते हैं मसल रिलैक्सेंट्स के एक्शन को रिवर्स करने के लिए। मसल रिलैक्सेंट 2 प्रकार के होते हैं, डीपोलराइजिंग और नॉन डीपोलराइजिंग। इसके एग्जाम्पल। अब इनके एक्शन को रिवर्स करने के लिए मतलब मसल को वापस से एक्टिव करने के लिए तरीके से कह दो तो वो हम लोग देते हैं एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज का इनिबिटर, वापस से वही मतलब वाटर सोल्यूबल जो है न्यूस्टिग्मिन और एट्रोपिन। तो न्यूस्टिग्मिन और एट्रोपिन ये कॉम्बिनेशन कहाँ दे रहे हैं, मेनली मसल रिलैक्सेंट्स के एक्शन को रिवर्स करने के लिए, और दे रहे हैं कोबरा बाइट में, और दे रहे हैं हम लोग माइसीमिया ग्रेविस में। ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब आगे हम लोग मेनली इसके मस्कुलरिंग यूजेस अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।